जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे बीच में महान हस्ती आदरणीय जय भगवान जाटव जी, उनसे बात करूंगा। ये आज अभी तक संसद पार्लियामेंट था, लेकिन उन्होंने भीम संसद बुलाया है। तो आज इनसे जानकारी लूंगा कि आखिर ये भीम संसद क्या काम करेगा। और आप जो हैं सीनियर बहुजन आंदोलन के अग्रणी हैं। इन्होंने बहुत बहुत आंदोलन इन्होंने किया है। इन्होंने मानव काशीराम जी के साथ, बीपी सिंह जी के साथ, बहन मायावती के साथ काम किया है, और यहाँ तक कि ये आम आदमी पार्टी में भी काम कर चुके हैं। तो साथियों, इनको शीला दीक्षित ने सीनियर समाज सेवी के नाम से इनको श्रेष्ठ पद से नवाजा गया है। तो सबसे पहले आपको सर जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम। सर, आपसे मेरा सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें समझाएं, दर्शक को बताएं कि ये भीम संसद क्या है। सर, आपको थोड़ा समझाना है सर। देखिए, मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूं कि आपने भीम संसद के बारे में अपनी जिज्ञासा जाहिर की है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारे समाज में सब चारों तरफ ये लोग आवाज लगाते हैं कि इकट्ठे हो जाओ। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। संगठित हो जाओ, ये सब लोग कहते हैं, पर कोई आदमी ये नहीं कहता संगठित कैसे हो जाओ। जब तक उसका कोई फार्मूला नहीं लेकर के आएंगे कि संगठित कैसे हो जाओ, तब तक संगठित कैसे होंगे। ऐसे तो हर लोग जगह, सब जगह कहीं 10,000, 5,000, 50,000, 10,000 भीड़ होती रहती है जी। तो हमने ये तय किया कि उन संगठित हो जाओ, जो लोग मांग रख रहे हैं कि संगठित हो जाओ, उस संगठित लोगों को करने के उद्देश्य से ये भीम संसद का गठन किया गया है। भीम संसद के बनाने के जो पहला कारण है वो ये है कि पार्लियामेंट हाउस में पूरे 5 साल, उससे पहले 5 साल, उससे पहले आप सब देख लो सेशन को उठा करके, क्या दलितों के बारे में, हमारे समाज के बारे में किसी आदमी ने कोई चर्चा की है, कोई सवाल उठाया है? कितनी हालत हमारी है खराब इस समय। आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि कोई नया रोजगार धंधा हम लोग नहीं कर पा रहे। शिक्षा के क्षेत्र में इतना डाउनफॉल चल रहा है। 70% का ड्रॉप आउट रेट है। ड्रॉप आउट रेट मतलब हायर एजुकेशन में जो बच्चे जाते हैं, 100 उनमें से 70 पढ़ने से रुक जाते हैं और 30 ही बच्चे ऊपर जा पाते हैं। तो इसके ऊपर कभी कोई चर्चा किया है? यहाँ बजट दिया जाता है। बजट में कहा गया 2005 में 27 जून 2005 को एक प्रस्ताव पास किया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, एनडीसी की मीटिंग में। वो एनडीसी की मीटिंग हुई, सारे स्टेटों के मुख्यमंत्री उसमें आते हैं, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। उसमें ये तय किया गया कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो ये दलित समाज के लोग हैं, इनको हम 10 साल के अंदर सामान्य वर्गों के बराबर ले आएंगे। तो कैसे ले आएंगे सामान्य वर्गों पर? ये समाज के किसी आदमी ने सरकार से नहीं पूछा, पर उनको लोगों को सबको पता भी नहीं है समाज की समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या है। क्योंकि हमारे समाज में कोई थोड़ी सी कमियां, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब अपने अपने घरों में रह गए हैं और वो लोग समाज में आकर के काम नहीं करते, तो उनको समस्या का पता भी नहीं है। और जितने हमारे सांसद चुन के जाते हैं उनको भी कुछ मालूम नहीं है, काखा का नहीं पता है कि हमारी समस्याएं क्या है, उनका समाधान क्या है। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। चाहे वो एमएलए हो, विधानसभा में कोई सवाल नहीं उठाता, लोकसभा में कोई सवाल नहीं उठाता उसका। मुझे तो जो मालूम है, जहां तक मैं जानता हूँ, उन बेचारों को यही नहीं पता है कि समस्या क्या है, क्या पार्लियामेंट हाउस में उठाना है। मैं कोशिश करता हूँ बहुतों को जाके जब बात करता हूँ कि ये पार्लियामेंट हाउस में ये सवाल उठाइए, तब पता लगता है मुझे कि उन्हें तो पता ही कुछ नहीं है। वो कहते हैं ब्रीफ बताओ, फिर उनको पूरा समझाओ, फिर फाइल ले जानी पड़ती है, फिर उनको एक एक आंकड़े, गवर्नमेंट के लेटर, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से की है, कैसे भी की है, तब पता लगता है कि उनको समझा करके भाई हाँ ये है। तो हम कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में उठाए, लेकिन कोई उठाने ही नहीं देता सवाल। हमारी कोई चर्चा पिछले 5 साल में किसी सांसद ने उठाई है तो वो सांसद का नाम बताओ। हम तो बराबर उसकी कार्रवाई देखते हैं। शेड्यूल कास्ट के ऊपर हमारे दलित समाज के संबंधित कोई पार्लियामेंट हाउस में ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कोई समस्या उठाई जाती है।
और ना कोई उसका हल निकलता है। जैसे मैंने कहा कि 2005 में जो प्रस्ताव पारित हुआ कि 10 साल में हम बराबर ले आएंगे, तो किसी ने पूछा ही एक बार 10 साल में कैसे लाओगे, क्या नीति और नीयत क्या होगी। जो भी हमारी योजनाएं चल रही थी इस सरकार में, जो अब चल रही है इस सरकार में, उन नीतियों को और जो हमारे बच्चों को जो आगे बढ़ाने के कार्यक्रम थोड़े बहुत थे भी, वो भी खत्म किए गए। अब हमारे समाज के लोगों को यही नहीं पता कि हमारा बजट कितना दिया गया था। मेरे पास बजट की अभी कॉपी मैं आपको दिखा दूंगा, आप उसमें देख लीजिए। 10,000 करोड़ रुपए हम लोग को पूरे देश के लिए दिया गया। कोई स्कॉलरशिप सब बंद कर दी गई है। हायर एजुकेशन में जो बच्चे पहले ही ड्रॉप आउट, 25 साल से ड्रॉप आउट रेट हमारा समाज का 70% चल रहा, उसको कवर करना चाहिए था, बल्कि उसको अब ऐसा कर दिया है कि अब तो हमारा बच्चा कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, हायर एजुकेशन में जा ही नहीं पाएगा। और किसी वजह से कोई 1-2 चला भी गया तो उससे हमारा जो 25% समाज है, आज हमारी संख्या इस देश की कुल आबादी का 25% से अधिक है, कम नहीं है। तो ऐसी समस्याएं हैं, किसी ने कोई बात उठाई नहीं और बात को आगे बढ़ाया नहीं। इसलिए हमने कहा जो वो पार्लियामेंट हाउस वहां बना है, वहां तो कोई हमारी बात उठाता नहीं, कोई चर्चा नहीं करता। जब वहां नहीं कोई उठाता तो हमने अपना संसद बढ़ाना चाहिए। तो हमने भीम संसद के नाम से ये गठित किया है। उसका दूसरा सेशन ये आने वाला जो नवंबर है, अगला महीना, उस अगले 18 और 19 नवंबर को दिल्ली में अम्बेडकर भवन में ये हमारा संसद लगेगी। पिछली भी हमारी नवंबर में संसद लगी थी। ये दूसरा सत्र हमारा है। वैसे हमारा तो विचार ये है कि साल के अंदर 2 सत्र होने चाहिए, लेकिन अभी हम लोग उसको रेगुलराइज नहीं कर पा रहे। अभी एक सत्र हम साल का कर रहे हैं, उसमें हम चर्चा रखते हैं। उसमें ऐसी समस्याएं हैं जो कोई लोग जानता नहीं। अब यहाँ जमीन बटी नहीं, जमीन अब बट भी नहीं सकती, तो कैसे हमारे पास लोगों के पास जमीन हो, मकान खरीदना हो उसके इतने रेट हैं, कैसे लिया जाए। हमारा एक गांव में एक आदमी पहले गाय भैंस चरा करके गुजारा करता था। आजकल गाय भैंस लेने जाओ तो 1 लाख रुपए की है, भैंस जाओ 1 लाख रुपए से कम की नहीं है, गाय लेने जाओ तो 60-70 लाख रुपए से कम की नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि गांव में हमारा रोजगार नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कोई धंधा नहीं, कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं। आदमी की आर्थिक हालत इतनी बुरी है कि 2 टाइम की रोटी होनी मुश्किल हो रही है। तो यही नहीं है, इसके अलावा इतना परेशानी है, इतनी परेशानी है कि लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और सरकार यही चाहती है कि हम लोग जहां से आए हैं वहीं वापस भेज दिया जाए। लेकिन हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसकी भी तो कोई ड्यूटी बनती है। तो मेरा उन लोगों को ये आह्वान है कि हमने 18 और 19 नवंबर को भीम संसद बुलाई है। जो इस देश के कार्यकर्ता है, चाहे वो संस्थाएं चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे किसी तरह के भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उनकी कोई एम्प्लॉयज की एसोसिएशन है, या कोई आदमी डॉक्टरों की एसोसिएशन चलाते हैं, कुछ लोग इस तरह, बहुत सी एसोसिएशन हमारे देश में 1 लाख के लगभग एसोसिएशन पूरे देश में हैं। तो वे सब लोग चलाते हैं, काम तो करते हैं। लेकिन मैंने एक एसोसिएशन जिनको आया, पूछा, बात की, ऐसे ही हमारी पार्टियां बना ली हैं लोगों ने। वो मेरा ये मानना है कि कम से कम 1 लाख आदमी हमारे इसमें व्यस्त हो गए हैं कि भाई पार्टी बनाओ, पार्टी बनाओ, पार्टी बनाओ। अरे पार्टी तो बना लिया, चुनाव लड़ा दिया, जिसके पास थोड़ा बहुत गुंजाइश है वो चुनाव लड़ा देते हैं, वोट आते हैं 300, अब उनको वो भी बर्बाद हो रहे हैं। और जो हजारों आदमी जो भगे घूम रहे हैं कि पार्टी भाई पार्टी, एक आदमी एक जगह कोई एक पार्टी बनाए, बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो उसी के साथ जुड़ जाते हैं, या और कोई एक पार्टी बना ले, उसके लिए सब बुला ले। सब लोग अपनी अपनी डबली बजा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे आदमियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो सब लोग इकट्ठे एक मंच पे इकट्ठे होकर के कुछ पार्टी बनानी है तो एक मंच से बैठ करके बना लिया जाए। इसमें लाखों आदमी बर्बाद हो रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जवानी बर्बाद कर रहे हैं, और इकट्ठे होने को तैयार नहीं, तो कुछ नहीं होगा, अपना सारा बर्बादी करके चले जाएंगे। जिनके पास थोड़ा बहुत रिटायरमेंट के पैसे हैं या किसी तरह वो छोटा मोटा धंधा करके पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, उन लोगों को चुनाव लड़ा देते हैं। और मैंने 5 साल में मेरा आंकलन है कि 40-50 हजार करोड़ रुपए हम चुनाव में उड़ा देते हैं जी। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जी। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए। और जो हमारी मांग डिमांड है वो इतनी ज्यादा है। अब जैसे हमारा एक छोटा सा मैं आपको एक बता देता हूँ,
हमारा शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है, केंद्र सरकार में तो मान्य है जी आप कहीं भी चले जाओ वो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट मान्य होगा। जी लेकिन यदि आपका सर्टिफिकेट, आप यूपी के रहने वाले हैं, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, किसी और उसमें स्टेट में चले जाओ, तो आपको जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा, वहाँ शेड्यूल कास्ट आप रहते ही नहीं है। तो ऐसे आदमी जिनके पास रोजगार नहीं, धंधा नहीं, वे लोग इधर उधर चल करके अपने कारोबार रोजगार के चक्कर में बाहर निकल जाते हैं और वो वहीं जाके बच जाते हैं। फिर ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे ट्रांसफरेबल जॉब में नौकरी करते हैं, जैसे आईएएस के हैं, रहने वाला है वो दिल्ली का है या पंजाब का, उसको कैडर मिल गया उड़ीसा जी या उसको मिल गया कर्नाटक, वो वहाँ चला गया, वहीं बस गया, वहाँ कास्ट उसकी है नहीं, तो वो लोग वहाँ भी वो लोग जनरल कैटेगरी में आ जाएगा। तो उनके बच्चे वो पीडब्ल्यूडी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, दूसरे रेलवे हो, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है जिनकी सर्विसेज ट्रांसफरेबल है, तो वो लोग कहीं भी जाते हैं, रेलवे में हो चाहे जहाँ भी हो, वो लोग सब जाकर के वहीं बच जाते हैं, तो वो लोग भी शेड्यूल कास्ट में नहीं कहलाते। तो मेरा ये कहने का है, ये समस्या है कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा करके जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, जबकि संविधान कहता है कि हम बाई बर्थ शेड्यूल कास्ट हैं, हम देश के किसी हिस्से में भी चले जाएं हमें शेड्यूल कास्ट ही माना जाएगा। लेकिन जब कोई सुविधा लेने की बात है, जब वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाने की बात है या और किसी तरह की कोई भी मांग डिमांड की बात है, हम लोग वहाँ कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, हम जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो ये कॉन्स्पिरेसी सरकार की चल रही है। तो ये कई बार ये हुआ कि नहीं भाई सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं आपको उसके ऑर्डर दिखा देता हूँ, वो मिलेगा, फिर वो विड्रॉ कर लिया कि यदि हम यूपी से मध्य प्रदेश चले जाते हैं तो हमें नया सर्टिफिकेट मिलेगा और वहाँ की ये कास्ट हमारी वहाँ उसमें मानी जाएगी, हमें शेड्यूल कास्ट माना जाएगा, सारे बेनिफिट वो फिर विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे ही झटके लगते रहते हैं और हम लोगों के साथ तरह तरह के जुल्म जाति जगह जगह हो रही है। अब एट्रोसिटीज है, एट्रोसिटीज इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि 99% तो केस थाने में ही रजिस्टर्ड ही नहीं होते, जो थोड़े बहुत रजिस्टर्ड होते हैं वे इतने लंबे चलते हैं, 15-20 साल तक 25 साल तक चलते रहते हैं, तब तक ये गवाह भी या तो मुकर जाते हैं या भगा दिया जाता है या मर जाते हैं। ऐसे ही वो जुल्म जाति का जो आंकड़ा है वो इतना ज़्यादा हो गया और उनमें सजा किसी को नहीं होती, 2% भी सजा नहीं है। तो इस सब से क्या नुकसान हो रहा है, ये अत्याचार और बढ़ रहे हैं और सरकार ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया कि मामला 1 साल में निपट जाए। जैसे हमारे किसी आदमी को नहीं पता, मैं एक आपको बता दूं, एक पहले एक कांड हुआ था, कांड के ऊपर 2 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, जिनमें सुधा मिश्रा थी, एक यू ललित थे, दोनों ने ये कहा था यदि शेड्यूल कास्ट को न्याय देना है और उनके ऊपर एट्रोसिटीज रुके तो उसका रास्ता ये है कि पीड़ित जहाँ पर जो अत्याचार हुआ है वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जुडिशियल अफसर जाए, वो इंक्वायरी करे, अपने साथ वो शासन प्रशासन के आदमी को ले जाए और वहाँ पर पीड़ित पक्ष के बयान नोट करे, वहीं पर जो आसपास से गवाह हैं उनके नोट करे और उनको सबको बना करके उस थाने में उसका रजिस्टर करवा के कोर्ट में उसको सबमिट कर दिया जाए, तो वो फाइनल हो जाए, दोबारा पीड़ित पक्ष को या गवाह को कोर्ट में ना बुलाया जाए, जिससे कि उनको सजा हो सके। हाँ, जो अत्याचारी है उसको मौका दिया जाए, बताओ तुम्हें क्या कहना है, उसको समय दे दिए 6 महीने का, 1 साल से पहले यदि वो डिसीजन आ जाए तो फिर अत्याचार कम हो सकते हैं। दूसरा हमने रखा है, हमारे लोगों के पास आर्म्स नहीं है, जिन लोगों को आर्म्स के लाइसेंस दिए जाते हैं, क्या उनको इसलिए दिए जाते हैं कि वो दलितों को मारो? वे लेकर के आर्म्स लेकर के नौजवान लड़के दूसरे हमारी बस्तियों के ऊपर हमला बोल देते हैं, आग लगा देते हैं, आदमियों को मार देते हैं जला करके, अंदर बंद है आदमी बंद करके बाहर से कुंडी लगा के आग लगा दी, आदमी अंदर जल के मर गए। तो इसका क्या इलाज है? गांव देहातों में जगह जगह जो एट्रोसिटीज हो रही है उसका इलाज एक है कि हमारे लोगों को, ये इतनी लंबी मांग है, इतने समय से मांग जारी है कि हमारे लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिए जाए और आर्म्स भी खरीद के दिए जाए। तो मैंने ये मांग रखी सरकार से और उसको बहुत जोरों से मैं उठा रहा हूँ और काफ़ी लंबे समय से उठा रहा हूँ कि भाई हमारे लोगों को हर गांव में 5, 7, 10 कम से आर्म्स लाइसेंस दिए जाए और सरकार आर्म्स भी हमारे जो प्लान बजट होता है, जो हम लोग को अलॉट होता है, उस बजट में से 90% पैसा उसके आर्म्स का दिया जाए, 10% जो खरीद रहा है वो लगाएगा और उसको लाइसेंस और आर्म्स मिल जाएगा।
यदि हमारे गांव में 10-15 आदमियों के पास में हर गांव में लाइसेंस होंगे, उनके पास आर्म्स होंगे, तो जो हमारे पर अत्याचार करने वाले लोग हैं वे गांव में जुल्म जाति करने से पहले 10 बार ये सोचेंगे कि इनके पास आर्म्स है, कहीं ऐसा ना हो ये हमारे चला दे। जो हमारी बहन बेटी की जब लूटने आए थे या घरों में आग लगाने आए थे, उनको पता होगा कि कोई भी निकाल के मैं सामने से या पीछे से कहीं से भी यदि इसने गोली मार दी तो वो धराशायी हो जाएगा। तो उसको भी तो डर रहेगा, और जान का तो सबको, अपनी को जान तो सबको प्यारी है। तो इसलिए मेरा जो ये कहना है कि हर गांव में लाइसेंस मिलने चाहिए, उनको आर्म्स मिल खरीद करके गवर्नमेंट दे, जो भी वो लेना चाहे उस तरह का 90% पैसा गवर्नमेंट दे। हमारा बजट आता है, बजट दे। तो कैसे अत्याचार रुके? अत्याचार रुकने का कोई तो कारण हो। 2 तो कारण मैंने आपको बताए कि आर्म्स लाइसेंस दिए जाए। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि जो अत्याचारी हैं उनको कोर्ट में पेश करके 1 साल के अंदर डिसीजन दे दे, और जो जुडिशियल अफसर है एरिया का, उस एरिया का जुडिशियल अफसर मौके पे जाए, जहाँ दुर्घटना घटी है, जहाँ पर अत्याचार हुआ है, वहाँ जा करके उनको करे। तो इस तरह से मैं आपको बताऊँ, बहुत से बातें हैं, बहुत डिमांडें हैं। मैं आपको डिमांड का बहुत बड़ा लेटर दे दूंगा। 100 डिमांड तो मैं जो मोटी मोटी है वो दे दूंगा। मांग तो, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। सर मेरा एक सवाल ले लीजिए। आप जो ये भीम संसद बुला रहे हैं सर, तो उसमें सारे संगठनों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, बिल्कुल तो सबको बुलाइए। लेकिन वो क्या जो राजनीतिक पार्टियां बना रखे हैं, जैसे भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद है, बहन मायावती हैं, बामन मिश्राम है, राजन पाल गौतम है, क्या इन सबको एक मंच पर लाने की आप कोशिश करेंगे सर? नहीं, हम तो सबको समाज का आदमी होने के नाते, वो हमारे समाज के बंदे हैं, हमारे समाज के मनुष्य हैं, रेस्पेक्टेबल आदमी हैं, सब आदमी, तो हम लोग उनको बुलाएंगे। लेकिन वहाँ पार्टी की डिस्कशन नहीं होगी, वहाँ समस्या और समाधान की चर्चा होगी, क्योंकि वहाँ विभिन्न पार्टियों के सब लोग आ सकते हैं। तो सब अपने में करेगा, कोई उधर करेगा। पार्टी का नाम लेके कोई डिस्कस नहीं हो सकता। हम लोग वहाँ चाहते हैं कि लोग जो सब पार्टियों के भी आए, हमें कोई पार्टी से ऐतराज नहीं, क्योंकि हमारे लोगों ने बढ़ाई है। लेकिन उनको ये तो पता लगे कि उनकी पार्टी करेगी क्या। अभी तो जो लोग पार्टी बनाए घूम रहे हैं, उनको यही नहीं पता करना है क्या। मैंने कई बार कई लोगों से जानकारी करने की कोशिश की, भाई पार्टी बनाई, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, क्या करना चाहते हो। मान लिया बाई चांस कल को आपको प्रधानमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री नहीं, आपका चीफ मिनिस्टर बन जाए, आप अपने राज्य के लिए, स्टेट के लिए क्या करोगे, उनको यही नहीं पता क्या करना है। तो पहले ट्रेनिंग तो ले लो, समझ तो लो क्या है। अब ये हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं, समता सैनिक दल वाले हैं, दूसरे लोग हैं, कैडर लगा रहे हैं, और संस्थाएं भी कई कैडर लगाती है, कैडर लगाती है, बहुत अच्छी बात है हमने, पर उनको पहले ये तो पता होना चाहिए कैडर में बताना क्या है। भाई कैडर किस बात का देना है, जय भीम कर देने से तो बात नहीं बनेगी ना। कैडर में उनको सारी चीज उन्हें समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, भाई कॉज के प्रति उनको डिवोटी बनाना पड़ेगा। अब ये जब तक हम नहीं करेंगे क्या करें। बाबा साहब ने कहा था कि 5% अपनी आय का 5% समाज के लिए अलग रख दो, देना है, खर्च करना है। 5% का 1% लोग भाग नहीं देते। तो हम लोग ये ड्यूटी नहीं है कि बाबा साहब ने जो कहा है कि 5% देना है, तो हम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को 5% पैसा निकाल के अपने घर में अलग रखना चाहिए। जो भी हमारी सोशल एक्टिविटी चल रही हैं, जो हमारे जुल्म जाति जहाँ हुई है, हमारी बहन बेटी बहुत विधवा हो गई हैं, बहुत कहीं कहीं जाते हैं, तो उनको मदद देनी चाहिए। हमें एक वेलफेयर फंड भी बनाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हमारे समाज में जो सामाजिक हमारी समस्याएं हैं उनको डील करना है। आर्थिक क्षेत्र के हमें कैडर देने हैं कि जब तक हम लोग बिजनेस में नहीं आएंगे, नौकरियां तो रही नहीं, तो हमें बिजनेस जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोगों को कैडर लगने चाहिए, बिजनेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब सामान्य वर्गों के लिए लोगों ने, सरकार ने स्कीम बना दी कि स्टार्टअप, स्टैंड अप, और बहुत सी ऐसी योजनाएं जो बनाई हैं उनका वे लोग तो फायदा उठा रहे। हमारे यहाँ हमारी सरकार ने जो दलितों के लिए हमारा दफ्तर बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, वहाँ आमदनी लगा रखी है 2.5 लाख 3 लाख रुपए, बच्चों को पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप देंगे तो। और सामान्य वर्गों के लिए जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनके लिए आमदनी की जो आय रेखा रखी है, इनकम क्राइटेरिया बनाया है, वो रखा है कि उनकी 8 लाख हो। तो गवर्नमेंट को करते, ये कौन उठाएगा, ये पार्लियामेंट हाउस में किसी ने उठाया नहीं। भाई तुम्हारा तो स्वर्ण समाज का आदमी तो 8 लाख का गरीब है, और हमारा 2.5-3 लाख रुपए का अमीर हो गया है। तो
शर्म लगनी चाहिए। हमारे पार्लियामेंट हाउस में ये छोटे छोटे सवाल ऐसे उठने चाहिए, तो ये सवाल वहां जहां ना उठने चाहिए वहां नहीं उठाते। इन सवालों को हम भीम संसद में उठाएंगे और हम लोग भीम संसद में सारे लोगों को, देश के जितने भी हमारा जागरूक समाज है, जो हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो, हम सब लोग उनको संस्थाओं को बुलाएंगे, उनको आमंत्रित करें। आपके माध्यम से ही हम कर देते हैं। आप सब लोगों को ये अपनी ये वीडियो अपनी सबको भेजिए, उन सब लोग वो आगे उसको प्रचार प्रसार करके हम लोग को संगठित करें। अम्बेडकर भवन पे 18 नवंबर को, अगले महीने 18 नवंबर को, 19 नवंबर को 2 दिन का हमारा सेशन होगा। उसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे। तो यदि पार्लियामेंट हाउस में हमारी चर्चा नहीं होती तो हम अपने यहाँ प्रस्ताव पास करके सरकार पे दबाव बनाएंगे कि आप इनको लागू करिए। जी जी। आय सीमा की बात हो या हमारे बिजनेस करने की बात हो, जो जो समस्याएं आई हुई है, अब स्टैंड अप योजना है जी, जो गवर्नमेंट ने वहां स्कीम निकाली हुई है, वहां कोई आय सीमा नहीं है। वहां आप लोन लो, कोई गारंटी नहीं है, गारंटी गवर्नमेंट देती। हमारे यहाँ गारंटी भी रखी हुई है, जो शुल्काश के डिपार्टमेंट बनाए हुए। गवर्नमेंट ने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के बाइलॉज चलते हैं, हर स्टेट में फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सब खाली बैठे हैं, किसी को कोई लोन देने का हक नहीं। पिछले 5 साल में कोई हमारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कोई भी धंधा, बिजनेस, दुकान नहीं खुली, क्योंकि ये हमारे लिए तो शर्त लगी है कि गारंटी दो। और वहां पर यदि बात करो तो वहां किस तरह कोई गारंटी है ही नहीं। आप बताइए स्टार्टअप में क्या है। भारत एक वो भारत एक स्कीम है, वो उसमें भी कोई, किसी में भी यदि जो भी स्कीम आप बताएंगे, कोई किसी किस्म की ना इनकम क्राइटेरिया है, ना वहाँ गारंटी देने की योजना है। लेकिन जो शुल्काश के डिपार्टमेंट में वहाँ लागू कराई, उनको हटाने। अब उनको प्रस्ताव को हम लोग, जो हमारी भीम संसद लगी, उसमें चर्चा करेंगे। वहाँ चर्चा करके इनको सबको हटाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। जब तक हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे, जनता का दबाव नहीं होगा, सरकार कोई काम करने वाली नहीं है। सर एक क्वेश्चन और है सर, अभी 40-45 दिन हो गया डॉक्टर रितु सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पे बैठी हुई है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है सर? इसका कारण ये है, सीधा साधा है। वो लोग जब हम लोग को उठने देना ही नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं ये चल लाते रहे, करते रहे, कोई हम एक्शन। हम लोग जो जितनी बात करते हैं वो डिफेंस के बचने की बात करते हैं, ऑफेंस की बात क्यों नहीं करते? ये देश में ये शांति बनाए रखना सिर्फ दलितों का ही काम है, उनका काम नहीं है। वो लोग इतने दिन हो गए हमारे आदमी कर रहे, तो उसको न्याय नहीं देना चाहिए। ऋतु इतने दिन से लड़ाई लड़ रही है, उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। जो इन लोगों ने मोनोपोली बना रखी है, जो सरकारों ने जो बैठे हैं, वो लोगों की मोनोपोली इसलिए बन रही है क्योंकि हम ऑफेंसिव नहीं होते। हम लोग को ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हमें न्याय नहीं मिलेगा ऑफेंसिव, मेरा तो ये कहना है, मेरा पर्सनल कहना है, जो मैं बोलता रहता हूँ, मैंने बोला है कि यदि मेरे घर में कोई आ जाए, अभी कोई या 2 आदमी मीटर ठीक करने की बजाय मेरे घर में घुस जाए, मैं उनको बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास में एक लाठी, डंडा, कोई भी किसी तरह का ऐसा नहीं है इंतजाम कि मैं उन दोनों बाहर को निकाल दूं। वो घर में आएंगे, लूटेंगे, चक्कू दिखाएंगे या रिवॉल्वर दिखा करके सारा लूट के ले जाएंगे। तो हमारे लोगों को अपने घर में भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि खतरा बढ़ता जा रहा है। और अपने उसमें जो आदमी आपके ऊपर हमलावर बन के आया, यार आपको पता है ये आपको मारने आया, यार ये मारेगा, तो आपको उसके मारने से पहले उसको खत्म कर देना चाहिए। आत्मरक्षा में आप उसको गोली भी मार सकते हैं, आप उसका गला भी काट सकते हैं, आपने जो एक्शन लेना ले सकते हैं, क्योंकि आपको न्याय तो मिलता नहीं। अदालतों में चले जाते हैं, वहीं सब हुए बढ़िया ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सारे जज जो भी बैठे हैं वो स्वर्ण जाति के। आप सारे गिन लो, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह है, एक आदमी है। हाई कोर्ट में चले जाओ, एक आदमी है। कहीं भी किसी भी चले जाओ तो आपको 1-2 आदमी हमारे जज मिलते हैं, वो जज भी दबे हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी यदि उसमें ये बताइए कि यदि उनकी भर्तियां IAS की तरह से होने लगे, उनका भी एक हमारा, जबकि उसमें 312 में संविधान में प्रावधान है कि जुडिशियल कमीशन बनेगा, लेकिन ये बनाते नहीं। आज 75 साल हो गए, क्यों नहीं जुडिशियल कमीशन? उसके थ्रू आदमी जाए। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उन्होंने सारी लिस्ट भेजी हुई है, 100 आदमियों से ज्यादा की लिस्ट भेजी है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने, जो छांट के, उसमें शुल्काश का कोई आदमी नहीं है, रक्षा ही नहीं है। कॉलेजियम में भी तो वही आदमी बैठे हैं, और जो सरकार में बैठे वही बैठे हैं, तो हमारा आदमी तो आएगा। लेकिन कॉलेजियम ने जो आदमी भेजे हैं वो उस लिए लिस्ट को बैठे हैं, उसको क्लियर इसलिए नहीं करते
जो उनके आरएसएस के आदमी होंगे, जो बीजेपी के आदमी होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी की वो लिस्ट पड़ी है। जी तो अब ये ऐसे कोई देश थोड़ा चलता है। जब तक इस देश का शासक, चाहे जो हो, जो पार्टी शासन में हो, उसकी ड्यूटी है कि वो इम्पार्शियली चले, जी देश तभी बनेगा। मैं तो ये कहता हूं, हमें बताइए अंग्रेजों के राज था तो क्या बुरा था? जी आज हमें हमारे हिंदुस्तान का राज इसमें आ गया, हम लोग को क्या मिल गया? जी वो तो इससे लोग बाग ये सब आज की तारीख में ये कहने लगे भैया अंग्रेज अच्छे थे, इनसे तो ये जो अब आज चल रहा है। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि लोगों के अंदर जो ये भावनाएं आती जा रही है कि अंग्रेज अच्छे थे, क्यों आ रही है? आप अच्छा काम करिए ना, सरकार बनी, देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ तो इसे लंबा चलाना चाहिए और इसमें काम ऐसे करने चाहिए जिससे कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, सब इक्वल होकर के शासक वर्ग का या सत्ता पे आसीन लोगों की ये ड्यूटी है कि वो सबके साथ बराबर व्यवहार करें। जो पीछे रह गए हैं, जो कमजोर आदमी रह गए हैं, जिनके पास रहने खाने का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करके उनको अधिक मदद दे। जब तक ये नहीं करेंगे देश एक नहीं हो सकता। अब ये देश हजारों साल तक गुलाम रहा, इसका कारण कभी कोई इसमें चर्चा नहीं करता। ये कहते हैं हमारी संस्कृति, क्या संस्कृति थी? अरे आदमी मर गया, उसके साथ उसकी बीबी जलाते थे, ये तुम्हारी संस्कृति थी? तुम कह रहे पुरानी संस्कृति हमारी बहुत अच्छी थी। क्या संस्कृति? पढ़ने लिखने का तुमने इंतजाम सब ब्राह्मणों ने अपने पास रखा था। कोई आदमी बढ़िया नहीं पढ़ सकता था, कोई ठाकुर नहीं पढ़ सकता, कोई दलित नहीं पढ़ सकता था, पढ़ने का किसी को महिलाएं नहीं पढ़ सकती थी। सबके ऊपर तुमने इस तरह का थोड़ा, और फिर कहते हैं हमारी संस्कृति। मनुस्मृति लाना चाहते हैं, मनुस्मृति ला करके देखें इस देश का क्या हाल हो जाएगा। अब मनुस्मृति लाए, कभी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। अरे कॉन्स्टिट्यूशन बदल के तो देखो, जहां इस देश का ये 3% 4% ब्राह्मण है, ये बचेगा नहीं, लोग इनको भून के खा जाएंगे। इनको यही नहीं पता कि देश में कहां पहुंच गया है, लोगों के अंदर कितना रोष पैदा हुआ है। लोग इंतजाम चाहते हैं, तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं, जो हमारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोगों को देश में एकता का, प्यार का सबको पाठ पढ़ाना चाहिए, हम सब लोग आगे बढ़ना चाहिए। यदि ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं, जो लोग कॉन्स्पिरेसी करने वाले देश में कभी से रहे हो, जो 100 साल पहले रहे हो, चाहे 500 साल पहले रहे हो या आज रहे हो, उनका असर बुरा हुआ। सर एक तो सवाल इसलिए मेरी ये उनसे आग्रह है कि भैया ये दुराग्रह जो मन में बसाया हुआ है उसको छोड़ दो, सारे देश को एक होकर के एक साथ लेके चलने की बात करो। सत्ता में कोई भी आए, जो भी आए, वो सबके साथ एक साथ व्यवहार करे, प्यार का व्यवहार करे। जो लोग पीछे रह गए हैं, छूट गए हैं, जो बुरी हालत में हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं है, उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम करें और उनको ज्यादा महत्व देकर के आगे लाए। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा सर, कि जैसे आजकल एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सब जो राम राज में सब कुछ बराबर हो जाएगा, सब ये अत्याचार दुराचार सब खत्म हो जाएगा। आपका क्या मानना है सर? अरे हिंदू राष्ट्र में अभी भी तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कौन है? हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है। हिंदू कोई राष्ट्र बनेगा, सुप्रीम कोर्ट दे चुका, गवर्नमेंट के ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ होम के ऑर्डर मेरे पास है, अभी देख लो आप। हिंदू, उन्होंने कह दिया कि कोई हिंदू धर्म नाम की चीज नहीं। ये हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? ये तो मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। इसे मनुवादी में कौन मरेगा? देखिए, जब आज देश की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी सी थी तब वो मनुवादी और ये व्यवस्था चल गई। आज नहीं चलने वाली। आज करोड़ों लोग में ऐसा है कि जब ये भड़केगी आग, चिंगारी इस देश में भड़केगी तो कौन जाएंगे हमारे? जो लोग कम तादाद में। अब हम लोग ब्राह्मण को हम कहते हैं, ब्राह्मणों की लोग लिस्ट बना रहे। मान लिया मेरे पास ऐसी कुछ खबरें आ रही है कि ब्राह्मण ये देश के बेड़ा गर्क करने वाले, मान लिया इनकी लिस्ट बना के इनको मारना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों को ही ले लिया टारगेट ने। यदि SC ST OBC या माइनॉरिटीज ने ये तय कर लिया कि ब्राह्मण को इस देश से खत्म करना है, ये बाहर से आए, इनको बाहर भेजना, तो क्या होगा? क्यों ऐसी बातें करते हैं जिससे कि देश में तिफरका पैदा हो, जिसमें देश में प्यार मोहब्बत की बजाय वो हालत पैदा हो, गृह युद्ध की हालत पैदा हो? तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इसमें ब्राह्मणों को समझ नहीं आता तुम्हारी आबादी है कितनी, तुम क्यों इस तरह की बातें करते हो? तो उनको चाहिए। अब वो एक आदमी ने बोल दिया, प्रधानमंत्री का सलाहकार बने, आर्थिक सलाहकार, उसने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पुराना हो गया, बदलना चाहिए। अरे कहीं कितने देशों में तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में है ही नहीं, तो भी वहां ईमानदारी से देश चलता है। कई लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में कई 100 साल हो गए, कोई बदलाव नहीं हुआ, उसी तरह देश चलता है। हमारे यहाँ जितने बदलाव कर दिए अपने स्वार्थ में बदलाव करते जा रहे हैं, उसका क्या फायदा होने वाला है? बाबा साहब ने जो संविधान दिया था
और जो वहां पर जो वो समिति बनी थी, जो लोग उसमें बैठे थे, राजे महाराजे से लेकर के छोटे बड़े सब जाति धर्म के आदमी बैठ करके संविधान बनाए, हर चीज पे डिस्कस हुआ। बाबा साहब ने उनको अंतिम रूप दे करके सारी बात बनवा के संविधान बनाया। उस संविधान को सबने मान करके संविधान बना है। इसको लेकर के तोड़ फोड़ और ये इधर उधर की बातें करते हैं। इनका दिमाग खराब हो गया है, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं तुम्हारी आबादी है कितनी। अभी तो पिछड़ी जाति के लोग जगने लगे हैं, उनको अब पता लगा कि वे शूद्र हैं। जी जी। अभी तक तो हिंदू हिंदू करते रहे, अब उन्हें पता लग गया कि हम हिंदू कोई नहीं है, हम तो शूद्र हैं। हमें शूद्र बना के रखा, पढ़ने का अधिकार नहीं था। दलितों को तो था ही नहीं, उनको तो गांव से भी बाहर बसाया जाता था, गांव से निकल नहीं सकते थे, उनकी परछाई से भी ये लोग ऐतराज था। उनके वैध बेटियों को कपड़े तन पर ढकने पे भी ऐतराज था। तो यहाँ तो हालात क्या इस देश के गुजरे हैं, वो हालात अब जब थोड़ा ठीक हुए। देश आजाद हुआ तो इसलिए नहीं हुआ है कि तुम इस देश को बर्बाद करके छोड़ना और फिर गुलाम बन जाएगा। मुझे तो शक है कि ये 100 साल देश चल पाएगा, क्योंकि जो इस देश में लोगों की मानसिकता है, जो सोच है, वो लोग इतने घटिया हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब दूसरे कंट्री में जाइए ना, मैं तो सब कंट्रियों में लगभग जा गया हूँ। मैं इंग्लैंड जा गया हूँ, मैं कनाडा जा गया हूँ, अमेरिका जा गया हूँ, इटली जा गया हूँ। मैंने सारे कंट्री घूमा है, देखा है क्या माहौल है, क्या किस तरह का सब लोग रहते हैं। लेकिन ये इंडियंस वहां जाकर के भी बदमाशी करने पे तुला है। वहां जो इंडियन जा रहे हैं वहां भी ये वही ले आए। अब इसमें अंधविश्वास और पाखंडवाद तो जो है ही, वो तो सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और पढ़े लिखे लड़के जो पढ़े लिख करके आ रहे हैं वो भी ये नहीं समझ पाते कि भाई ये जो अंधविश्वास में अब ये चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, ये शैलपुत्री का है, ये फलाना, अब ये ठीक है, उनको मानते रहो। मैं तो कहता हूँ 2 घंटे की बजाय 4 घंटे पूजा करो, करते रहो। तुम हमें नहीं करनी, हमें पता है ये सब झूठ है, फ्रॉड है। हम लोगों को दिमाग मिला है। हमारे समाज में जितनी जागृति और जितना दिमाग इस देश में दलित का तेज तर्रार है, इतना ब्राह्मण का नहीं है। कभी भी कंपटीशन करा लो, इकट्ठे बैठा लो, कहीं भी कर लो, इंडिया गेट पे बैठ जाओ। लड़ाई युद्ध करना है तो युद्ध कर लेते हैं, दोनों तरफ बाड़ा खींच लेते हैं। आपने उसमें पढ़ाई में करना है, कोई एग्जाम करना है तो कर लो। 50 लड़के वो अपने बैठा दो, 50 लड़के मैं अपने समाज के बैठा देता। तो कहीं भी कंपटीशन कर लो, हम किसी से कम नहीं है। ये बात अलग है कि हमें अवसर नहीं मिले, अभी भी नहीं अवसर मिल रहे। अपने बच्चे को पढ़ा रहे इंग्लिश मीडियम में, हमें वो हिंदी भी ढंग की नहीं पढ़ा रहे। और कह रहे कंपटीशन में नीट का एग्जाम सारे इकट्ठे करो, सीएट का एग्जाम करोगे तो बीए में एडमिशन मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है, ये बदमाशी है। यदि हम लोग को यदि बराबर के कंपटीशन में किसी में बैठाना है, बैठाइए, हम बैठने को तैयार है, पर हमें एजुकेशन भी तो बराबर की दीजिए। ये नहीं ना हमारी एजुकेशन तो दे दो तुम 3rd क्लास की, जहाँ हिंदी पढ़ो, और हिंदी को ये कह रहे हैं और बढ़ाओ। अरे हिंदी का फायदा क्या है? हम लोग बोलने चाले, हमारी भाषा ठीक है, हम लोग हिंदी जानते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इस हिंदी का बाहर कहाँ पर फायदा है? क्या साइंस हिंदी में पढ़ाई जाती है क्या? क्या विदेशों में जाएंगे तो क्या हमारे हिंदी की पूछ है क्या? कौन काम आती है ये हिंदी? हिंदी को जबरदस्ती हमारे पर, ठीक है भाषा हमारी है, मातृभाषा है, हम लोग सीखते हैं तो घर के लिए ठीक है हिंदी, लेकिन इस हिंदी को तुम सारी हिंदी, साइंस भी हिंदी में पढ़ोगे। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हिंदी सर एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन एक देश एक शिक्षा की बात नहीं हो रही सर। बात ये है, इन लोगों के दिलों में बेईमानी है। ये जो हेरा फेरी करते हैं चुनाव में, ये जीत कर दिखाए ना। यदि ये कहते हैं हम ईमानदारी से चुनाव होता तो ये बंद कर देना, ये ईवीएम बंद कर दे, ईवी बंद करके कराए, दिखाएं अपने आप को कि भाई हम ईवीएम हटा दी। ये नहीं हटाएंगे, क्योंकि ईवीएम और बाकी मिला के 6 जगह घोटाले होते हैं। लेकिन हमारे इनका कैडर बता के पैसा लूट के इतना कर रखा है जिसका कोई अब आरएसएस इन्होंने बना रखा है। आरएसएस का कोई बही खाता नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई बैंक खाता नहीं, पैसा आता है पैसा जाता है। अब क्यों? बाकी संस्थाएं कैसे रजिस्टर्ड होती है, बाकी को कैसे है? आरएसएस क्यों नहीं रजिस्टर्ड, क्यों नहीं हिसाब रखती? अभी इन्होंने बेईमानी करके कह दिया चुनाव के लिए चंदा दो। अरे भाई जब सबके लिए कानून एक है तो एक बनाना चाहिए ना। ये कानून क्या भाई, बाकी संस्थाएं, बाकी जो भी पार्टियां, वो बाकी संस्थाएं जो भी पैसा लेगी वो इनकम टैक्स में हिसाब देना है, ये क्यों नहीं देंगे? इन्होंने कैसे राइट अपने पास बना लिया कि भाई हम चंदा ले सकते हैं चुनाव के लिए? क्यों ले सकते हैं? अभी इन्होंने जो बनाया है, अब ये चुनाव हो रहे हैं, इनमें प्रधानमंत्री घूम रहा है, ये होम मिनिस्टर घूम रहे, सारे घूम रहे। क्यों घूम रहे? इन्होंने शपथ ली, इनको नहीं जाना चाहिए। चुनाव हो रहा है, पार्टियों का चुनाव हो रहा है, पार्टियां चुनाव लड़े।
जिसने संविधान की शपथ लेके किसी पद पर बैठा है वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो बेईमानी है, यहाँ कोई किसी को कुछ कहने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं इनको नहीं जाना चाहिए, चाहे किसी भी पद पे कोई बैठा रिजाइन दे, प्रधानमंत्री रिजाइन देगा, खूब प्रचार करे, हमें कोई ऐतराज नहीं। होम मिनिस्टर अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे करके जाए चुनाव प्रचार करे, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन पदों का इस्तेमाल करते हुए वहां जाके प्रचार करे, ये गलत है जी। ये बिल्कुल किसी भी पार्टी का राज हो, चाहे राज्य में हो चाहे शहर में हो, कोई भी पार्टी का मिनिस्टर, चाहे कैबिनेट हो चाहे सेक्रेटरी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे राजनीतिक दल का कोई भी शपथ दिया वो आदमी हो, वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसकी जगह अपनी पार्टी को लगाओ, वो पार्टी के भी तो लोग हैं, पार्टी जाए, जैसे दूसरी पार्टियां लड़ रही हैं वो अपना प्रचार प्रसार करे, वो भी लड़े। अब मान लिया मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जाकर के प्रचार कर रहा है, क्यों कर रहा है मुख्यमंत्री जा ही नहीं सकता, उसकी पार्टी नहीं है क्या, पार्टी संगठन है, वो लड़े चुनाव। ये क्यों लड़े जाकर के, क्यों अपना इन्फ्लुएंस डाल करके जनता के ऊपर ये दिखाते हैं कि भाई हाँ हम आए, हमारे कारण से वोट दो। अरे तुम्हारी पार्टी है, दूसरी पार्टी के भी सब पदाधिकारी जाकर के अपने वोट मांगते हैं। तुम्हारी पार्टी का भी जब भाजपा है तो भाजपा के सारे संगठन है वो जाके वोट मांगे, आरएसएस मांगना आरएसएस मांगे। लेकिन यदि कोई भी मिनिस्टर, चाहे स्टेट मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या सेंट्रल मिनिस्टर हो, कोई भी हो, कोई आदमी भी भाषण नहीं दे सकता, चुनाव में जा नहीं सकता। वो लग गई है, आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव डिक्लेयर हो गए, किसी को भी उस राज्य में घुसने का अधिकार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। ये थे जय भगवान जाटव। मैं इतना और कहना चाहूंगा, जो हमारे अपना ये लोग हमारी ये देखें, वो लोग की ड्यूटी है कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा में पहुंचाए और नौजवानों को जरूर पहुंचाए। नौजवानों के साथ जो भी संगठन है उन सब तक बातें पहुंचनी चाहिए। और 18 और 19 नवंबर को जो हमारा दिल्ली में अम्बेडकर भवन नई दिल्ली में जो हमारा भीम संसद लगने जा रहे हैं, उसमें आने के लिए सब लोग कोशिश करें, आज से ही कोशिश करें और उसमें हम लोग सारी अपनी बातें लेके आइए, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम कोई भी कड़ा कदम उठाने के लिए अपने फ्री होंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। या तो हमारी समस्या का समाधान होगा, नहीं समाधान होगा तो फिर हम लोग अपने समाधान कराने के लिए तैयार हैं। जी धन्यवाद। तो मेरा एक फोन नंबर है, मैं अपने सभी साथियों को देना चाहता हूँ। मेरा नंबर है 9810634677। इस पे मेरे को कांटेक्ट कर लें। और दूसरा मेरे ईमेल पे मेरे भेज दिया, मेरी ईमेल है indiarsp@gmail.com। इसके ऊपर मुझे यहाँ अपने अपने परिचय पत्र अपना सारा वो भेज दे। जो लोग आना चाहे हम उनको विधिवत इनविटेशन कार्ड भेज देंगे, जल्दी से जल्दी भेज दे, अपना आने का इंतजाम कर ले। और हम 18-19 तारीख में ये सब चर्चा यहाँ होगी। मैं सब भाइयों बहनों को सबको आमंत्रित करता हूँ। और जो हमारे समाज के लीडर हैं, अगाऊ लीडर हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, वो सब लोग आकर के यदि वो चाहते हैं कि समाज इकट्ठा हो तो हमें इकट्ठा होने का वहाँ परिचय दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। धन्यवाद। जय भीम, नवोदय। सर ये थे जय भगवान जाटव जी। आप इनकी अपील को आप स्वीकार करें और जन जन तक पहुंचाएं। और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें और ज्वाइन भी करें। जय भीम, जय भारत, दिल्ली मेवालाल।